नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं किलर कफ सिरप के विषय में। चूंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कफ सिरप ने देश के विभिन्न हिस्सों में कई बच्चों की जान ले ली है। निश्चित तौर पर यह बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह सोचता है कि वह दवा खाएगा और दवा खाने से वह स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन क्या हो जब वह स्वस्थ होने के लिए दवा खाए, और स्वस्थ होना तो बहुत दूर की बात है, वह जान भी गंवा बैठे। और जब यह घटना बच्चों के साथ होता है तो निश्चित तौर पर हृदय विदारक घटना हो जाती है। अब यहाँ आज चर्चा करने वाले हैं कि इससे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं, क्यों एजेंसियां फेल हो जा रही है। जब इस तरह की घटना आती है तो जांच एजेंसियां बड़े बड़े वादा करती है, इसको सख्ती से लागू किया जाएगा, सैंपल की जांच की जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद सभी इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अभी जो है किस तरह से नकली दवाओं का एक तरह से कह सकते हैं सिंडिकेट देश भर में चल रहा है, वह भी चर्चा का विषय रहेगा। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा दिवाली स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। ध्यान दीजिए, इसकी वैलिडिटी 22 अक्टूबर तक रहने वाली है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो 60 से 75% तक का ऑफर तो है ही। इसके अलावा इस दिवाली स्पेशल ऑफर में आप 10% एक्स्ट्रा भी ऑफ ले सकते हैं। अगर पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज को देखेंगे यहाँ पर, और ये इसके विषय में जानकारी तो दिया ही गया है, और ये आपको संपर्क सूत्र दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट की जानकारी। यहाँ संपर्क करके आप विशेष तौर पर चीज़ों को जान सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम सब देख रहे हैं कि ये चर्चा में आ रहा है, कफ सिरप को लेकर के कई जगह इसकी जांच की गई, जिसमें चौंकाने वाले दृश्य देखे गए और कहा गया कि कई सैंपल टेस्ट में ही फेल हो गए। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर टेस्ट में फेल हो गए थे तो फिर मार्केट में उसको लाया गया कैसे गया। तो दवाओं की जो गुणवत्ता है उस पर जो सवाल हैं वो तो उठ ही रहा है, और कई राज्यों में यह भी कहा गया है कि टेस्टिंग के लिए लैब है ही नहीं। तो जब यहाँ पर टेस्टिंग के लिए लैब है ही नहीं जिन जिन राज्यों में, फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में कैसे आ जा रहा है। ना ही स्टेट ड्रग कंट्रोलर के पास जरूरी मैन पावर है। तो अगर मैन पावर नहीं है तो जाहिर सी बात है जांच पड़ताल भी नहीं की जा सकती है, और बाजारों में ऐसी दवाएं भी धड़ल्ले से बिक रही हैं जिनके नमूने टेस्ट में फेल हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि दो चीजें, कि जो दवा कंपनियां हैं और जो नियामक है, इनके बीच भ्रष्ट गठजोड़ चल रहा है, क्योंकि इसके बिना ये चीजें संभव नहीं हो सकता है। जरा कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। मिलावटी दवाओं के मुकदमे एक दशक में 6 गुना बढ़ा है। 2015 में देखेंगे तो यह 152 तक था, लेकिन बढ़ते बढ़ते 2025 में देखा जाए तो यह 961 तक पहुंच चुका है, यानी कि 1000 के करीब जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर मौत की घटनाएं और उपायों का वादा अगर किया जाए तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देश में जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, किसी भी दवा को लेने से अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जा गई या फिर स्वास्थ्य अधिक खराब हुआ, तो निश्चित तौर पर नियामक संस्थाएं बड़े बड़े वादाएं तो करती है कि सुरक्षा उपाय को जो है वह सख्ती से लागू किया जाएगा। लेकिन हर बार मौत के नए मामले हमारे सामने वही सवाल खड़ा कर देते हैं कि भारत की दवाएं कंपनी सुरक्षित क्यों नहीं हो पा रही है, और हर बार हम कैसे चूक जा रहे हैं। और इस बार तो बच्चों के साथ ये चीजें हुआ है। घरेलू दवा उद्योग के साइज को जरा देखने की कोशिश करें तो 4.17 लाख करोड़ से अधिक हो गया है, और घरेलू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का टर्नओवर अगर देखेंगे तो वह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 10 से 11% की दर से सालाना बढ़ रही है ये इंडस्ट्री, और 4.5% योगदान करती है देश के कुल निर्यात में फार्मा इंडस्ट्री। यानी कि सोचिए, भारत से जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें 4.5% जो है वो फार्मा इंडस्ट्री का ही रोल हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर हमारे जो दवाएं हैं उस पर प्रश्न उठ रही है तो वैश्विक स्तर पर इसका नुकसान होगा। भारत का साख ही दांव पर लग जाएगा, क्योंकि दुनिया का 20% प्रिस्क्रिप्शन भारतीय दवाओं से पूरा होता है। भारत विश्व को सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति भी करता है। ऐसे में अगर दवा की गुणवत्ता को लेकर के प्रश्न उठने लग जाते हैं, लोगों के मन में ये सुरक्षा को लेकर के एक डर बढ़ जाता है, तो निश्चित तौर पर भारत के जो कह सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री, उस पर भी धक्का लगेगा। भारत के निर्यात को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर भी इसका बेहद नुकसान होने वाला है। अगर यहां पर डेटा के आधार पर देखें तो 20% वैश्विक जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति भारत के द्वारा किया जाता है, और 40% मांग जो है अमेरिका में जेनेरिक दवाओं की पूर्ति भारत ही करता है। 60% वैश्विक वैक्सीन आपूर्तिकर्ता भी भारत है।
25% ब्रिटेन की दवाओं की मांग पूरी करने वाला देश भारत है और 50% हिस्सेदारी है अफ्रीका में जेनरिक दवाओं के आयात में। अब जरा सोच सकते हैं ये आंकड़े, इन सभी का जो है भारत आपूर्ति कर रहा है, भारत की हिस्सेदारी है और आने वाले समय में इसमें और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर साख पर ही प्रश्न उठ जाए, क्योंकि जिस तरह से दवाओं को लेकर के और बच्चों की मौत हुआ है, निश्चित तौर में पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज गया है, तो इसका बुरा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यहां पर कुछ आंकड़े देखते हैं। वित्त वर्ष 2024 में 35.3 अरब डॉलर पहुंच गया, फार्मा का निर्यात पहुंचा है, जो कि प्रतिशत के आधार पर मैंने कहा कि कुल में देखा जाए तो 4.5% के आसपास है। 8.7 अरब डॉलर पार कर गया सिर्फ अमेरिका को निर्यात, यानी कि केवल एक देश को हम 8.7 अरब डॉलर का निर्यात कर रहे हैं और 50% अमेरिकी प्रिस्क्रिप्शन में भारतीय जेनरिक दवाओं ने पूरा किया है, यानी कि भारत की दवाओं ने वहां पर 50% कह सकते हैं जो जेनरिक दवाएं हैं अपना स्थान ले लिया है, वो भारत की हैं। 750 से अधिक यूएस एफडीए से मंजूरी पा चुके फार्मास्यूटिकल प्लांट भारत में है। अमेरिका के बाहर सबसे अधिक यह संख्या देखने को मिलता है। 10,500 से अधिक सक्रिय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 3,000 से अधिक फार्मा कंपनियां भारत में अवस्थित है। और मैंने पहले भी कहा कि यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। 8 WHO प्री क्वालिफाइड वैक्सीन और मैन्युफैक्चर और 600 से अधिक फार्मुलेशन प्लांट और एमएसएमई सेक्टर भी इंडिया में है जो फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ता है। यहां पर अगर अमानक दवाओं की स्थिति को लेकर के बात करेंगे तो देखिए यह आंकड़ा 3% कह रहा है कि सैंपल जो है केवल 2024-25 इस वर्ष की बात करें तो 3% देखा जाए गुणवत्ता मानक पूरा करने में विफल रहे। ध्यान दीजिएगा, ये केवल एक वर्ष की बात की जा रही है। अगर यहां पर पिछले 10 साल का आंकड़ा देखते हैं, 2015 में देखिए तो वह 3,702 था और यह आंकड़ा ऐसा नहीं है कि कम हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से कम होनी चाहिए वह नहीं देखने को मिला है। इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2022 तक आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक असर हुआ है, लेकिन इसके बाद अचानक से ये सिंडिकेट देश भर में फिर से काम करना शुरू कर चुका है और नकली दवाएं फिर से यहां पर बढ़ने लगी। 2025 तक अगर देखा जाए तो 3,104 ही रहा है। तो सोच सकते हैं, यानी कि 15 का जो स्थिति रहा है लगभग वही अचीव करता हुआ 2025 में पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो फिर से नकली दवाएं भारत में फैलती जा रही है और इस वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा जो कह सकते हैं कि एक नुकसान स्वास्थ्य के लिहाज से भी और आर्थिक मोर्चा पर भी भारत को झेलना पड़ रहा है। सिस्टम में कमियां उजागर करते हैं दवाओं के बारे में अलर्ट, जो ये दवाएं हमें मिल रही है। निश्चित तौर में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो नियामक एजेंसियां हैं और नियामक एजेंसियों के साथ जो ये फार्मा कंपनी है, इनके साठगांठ के बिना ये काम चल ही नहीं सकता। तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन हर महीने ड्रग अलर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाओं से लेकर के कफ सिरप, इसके अलावा गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहने वाली दवाओं की सूची भी होती है। अगस्त के नवीनतम अलर्ट में देखा जाए तो 94 उत्पादकों को मानक गुणवत्ता के नहीं के रूप में चिन्हित किया गया था और पिछले एक साल में ऐसे अलर्ट में तेजी से वृद्धि हुई है। अब सोच सकते हैं ये 94 प्रोडक्ट ऐसे रहा है। अगर मिलावटी दवाओं को लेकर के यहाँ चर्चा किया जाए, 2015 की स्थिति देखेंगे तो वह 83 पर था और किस तरह से 2016 में देखिए 234 तक पहुंच गया, 2018 में तो 236 तक पहुंचा था। जरा देखिए 2021 में यह 263 और यहां पर 22 में 379, यहां पर 2023 में 424। देखिए किस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है। 24 में 282 और 25 में भी 245 तक ये आंकड़ा गया है। ये मिलावटी दवाओं का आंकड़ा है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि समय के साथ जितनी कड़ाई से काम होना चाहिए था वह नहीं रहा है। 2024 में 877 अमानक दवाओं की संख्या 2025 के पहले 8 महीनों में बढ़कर 1184 हो गई है। इसके अलावा मार्च 2024 और अगस्त 2025 के बीच 12 कप सिरप जो है वो अमानक पाए गए हैं, यानी कि पहले भी ये सूचना है। तो अगर पहले ये सूचना है तो फिर उस पर काम क्यों नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर ये जो मौतें हुई है ये आंकड़े बेहद चिंताजनक है। और जून की अगर केवल जून महीने की देखा जाए तो राज्य एनएसक्यू रिपोर्ट से पता चलता है कि कई राज्यों ने आंकड़े प्रस्तुत ही नहीं किए हैं, यानी कि वहां ज्यादा घपलेबाजी की संभावना है। तो सवाल उठता है कि कितनी असुरक्षित दवाएं पकड़ में नहीं आ पा रही है और जो दवाएं पकड़ में नहीं आ पा रही है वो फिर कहां खप रहा है, किस मार्केट में जा रहा है। तो प्रश्न यही हो जाता है, क्या हम और आप जो दवा ले रहे हैं क्या वो नकली दवाएं हैं,
क्या मार्केट में इस तरह के आप देखते होंगे, आप कई बार कहते होंगे ना कि मैं बहुत दवा ले रहा हूं, पिछले कई दिनों से खा रहा हूं लेकिन कुछ असर नहीं पड़ रहा, तो क्या वो मिलावटी दवाएं हैं? ये प्रश्न निश्चित तौर पर उठता है, आम जन के मन में एक संदेह पैदा हो जाता है। कुछ एक्सपर्ट क्या कहते हैं, देखिए डॉक्टर एच महापात्रा, ये पूर्व औषधि नियंत्रक हैं ओडिशा के, इन्होंने कहा कफ सिरप से बच्चों की मौतें केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक कठोर चेतावनी है कि दवा निगरानी तंत्र में ढिलाई की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। क्योंकि देखिए एक सेक्टर ही ऐसा है कि अगर यहां मिलावट हुआ, यहां गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया तो निश्चित तौर पर रिजल्ट मौत ही आएगा। आज बच्चों का हुआ है, कल किसी और व्यक्ति का हो सकता है, तो यह चीजें यहां समझना होगा। और संजय कुंडू पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं हिमाचल प्रदेश के, कह रहे हैं दवा निर्माताओं को भारतीय न्याय संहिता में प्रासंगिक दंडात्मक प्रावधान से जोड़ करके पूरी तरह से जवाबदेह इन्हें बनाना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए नियामक कंपनियां कड़ाई से काम नहीं कर पाती है और अगर नियामक कंपनियां जांच में आगे नहीं बढ़ पाएगी, उनके पास मैन पावर नहीं होता है पर्याप्त मात्रा में, तो निश्चित तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही रहेगा। इसीलिए कठोरता से इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, ये मुझे कमेंट में लिख करके आप जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।